हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब कभी भी आप फार्मासिस्ट की इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे होंगे, दे रहे होंगे या देने वाले हैं, तो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन यूजुअली पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा यूजुअली, इसका मतलब यह है कि जब कभी भी आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो ये सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे कि वो क्या पूछना चाहेगा। तो कोई इसका स्टैंडर्ड फिक्स रूल नहीं है, 1 to 1 फॉर्मूला नहीं है कि इसको फॉलो करके आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस 80 to 90% क्वेश्चन इसी प्रिंसिपल के आसपास पूछे जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं कौन कौन सी चीजों को आपको तैयारी करना है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप ही से, और उसका जवाब होगा आप ही के पास। यूजुअली, मैं फिर से वर्ड यूज करूं, यूजुअली अगर मैं ये पूछना चाहूं कि खाना कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी कैसे होती है, तो आप अपने घर में ये सवाल किससे पूछेंगे? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि आपकी मम्मी से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस खाना वही बनाती हैं। अगर आपसे ये पूछना चाहूं कि आप अगर अपने घर में ये पूछिए कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे काम करना पड़ता है, क्या टेक्निकल चीजें हैं, तो आप ये सवाल किससे पूछेंगे? ऑब्वियसली अब यहाँ पे मम्मी से आप तो पूछेंगे नहीं, अब अपने पापा से पूछेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर स्पेसिफिकली जरूरत ना पड़े, जो कोई भी दे सकता है, जैसे आज क्या करने वाले हैं, कल क्या करने वाले हैं, प्लानिंग क्या है, तो आप अपने घर में किसी भी मेंबर से पूछ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस एग्जाम्पल का मतलब यह है कि आप अपने क्वेश्चन उसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछते हैं, जो कि उस सवाल से रिलेवेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप उन दोनों के क्वेश्चन को शफल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आउट ऑफ द फोकस चला जाएगा। सो हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू की, लेकिन वो स्पेसिफिक रेफरेंस टू फार्मासिस्ट का है। तो वहां पे जो सवाल पूछे जाएंगे आपको आपके ही इसी एरिया के आसपास पूछे जाएंगे, तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो मैं कुछ बेसिक एग्जांपल आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसको हमने खुद फेस किया है ड्यूरिंग बी फॉर्म, एम फॉर्म, जब कभी हम प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजी क्या फॉलो करती है, तो उसको फॉलो करने के लिए हमने प्रैक्टिस करा है। उसके हिसाब से ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, 4-5 और लोगों से पूछा हुआ है, और एक बेसिक सर्वे करा है कि कौन से क्वेश्चन यूजुअली पूछे जा सकते हैं। सो इट इज आल्सो बेस्ड ऑन माय पर्सनल एज वेल एज माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो कॉमन है हर एक इंटरव्यू के लिए, आलू की सब्जी है वो ये है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में बताइए। अब यहां पे सवाल ये होता है कि आप इंटरव्यू किसका दे रहे हैं? आप इंटरव्यू दे रहे हो फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए, तो यहां पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करो, क्योंकि आप तो आप हो, लेकिन साथ में आपकी उन क्वालिटीज को भी हाईलाइट करनी पड़ेगी जो फिलहाल आज के इंटरव्यू जिसके लिए आप बैठे हैं उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा सुटेबल होता है, ज्यादा रिसेंबल करेगा, आपकी क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करेगा उस जॉब के रेस्पेक्ट में। तो आपको वो पॉइंट ज्यादा हाईलाइट करने पड़ेंगे। सो कुछ बेसिक एग्जाम्पल, कुछ सजेशन मैं आपको दे रहा हूं। यहां पे आपको क्या क्या इंट्रोड्यूस करना है? सबसे पहले तो आपको अपना प्रोफाइल यूज करना है कि मैं क्या हूं, क्या किया हूं आपने, और उसके साथ साथ उन चीजों को भी एक्सप्लेन करना है जो ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में होता है। मतलब मेनली आपका जो लेटेस्ट डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, वो क्या है, आज जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ साथ आपको उन हाइलाइट्स को लेकर के आना है जिसका संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके इंटरव्यू से। जैसा कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपने इंटर्नशिप किसी हॉस्पिटल में किया था क्या, किसी फार्मासिस्ट के यहाँ किया था क्या? तो अगर आपने हॉस्पिटल में किया होगा तो उसका डिफरेंस आपको यहाँ पे मदद करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो काम कर चुका है जो काम करने के लिए आप इंटरव्यू में बैठे हो। सो वो एक प्रकार से आपके प्लस पॉइंट हो सकता है। दूसरा, क्या कभी आपने कुछ ऐसी काउंसलिंग करी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी वजह से कुछ खास इंपैक्ट पड़ा हो पेशेंट पे? क्योंकि फार्मासिस्ट का एक मोरल सपोर्ट ये भी होता है कि वो पेशेंट काउंसलिंग करे। सो ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, ड्यूरिंग योर कोर्स करिकुलम एक्टिविटी, क्या आपने किसी पेशेंट की काउंसलिंग करी है जिसका इफेक्ट उसके ऊपर पॉजिटिवली पड़ा हुआ है? तो ऐसे घटनाओं को जरूर हाईलाइट करें, इंफेसाइज करें, वो काफी यूजफुल हो सकता है। क्या कभी आपने ड्रग इंटरेक्शन की स्टडी करी हुई है अपने कोर्स स्टडी में, जिसका यूज आप अभी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बाद अगर आप अपॉइंट होते हो तो आप इंप्लाई कर सकते हो? तो वो चीजें भी आपको हाईलाइट करनी पड़ेंगी। दूसरा, यहां पे मैं जो कह रहा हूं कि इसका है एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी, जो भी एक्सपीरियंस आपने गेन किया हुआ है टिल नाउ, जो कि रिसेंबल करता है आपके इस करंट इंटरव्यू से, तो आपको उनको जोड़ना पड़ेगा। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम ट्रेनिंग के लिए किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री विजिट के लिए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो होना भी चाहिए, तो वो अपने अप्रोच से खाली समय में किसी फार्मासिस्ट के स्टोर पर काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेते हुए, ऑफिशियली या अनऑफिशियली। तो वो चीजें जो कि आपके प्रोफाइल के लिए बूस्ट करती हैं, हर एक एक्सपीरियंस को आपको उनको शेयर करना चाहिए, ताकि ये इफेक्ट दिखे कि जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए, उस पोस्ट का तो एक्सपीरियंस आपको पहले से है। सो आपका समय कम लगेगा एज कंपेयर टू द अदर इंटरव्यूअर जो बैठे हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। उनके लिए, इंटरव्यूअर के लिए भी कम समय लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि आपने ऑलरेडी चीजें जानी हुई हैं, तो ये एक एडवांटेज है। इसके बाद देखिए, व्हाई डू यू वांट टू बी अ फार्मासिस्ट, ये एक
खतरनाक क्वेश्चन है। ये अब सेकंड पॉइंट में आ जा रहा है कि आप फार्मासिस्ट बनना क्यों चाहते हैं। अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा तो नहीं हो सकता चीज, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टूडेंट होते हैं या जो इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं वो ये हमेशा जवाब देते हैं कि मैं सोशल एक्टिविटी करना चाहता हूं, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, मेरा एम्बिशन है कि मैं सेवा कर सकूं। दैट इज वेरी नाइस एंड दैट इज वेरी हम्बल, ये होना चाहिए। लेकिन देखिए ये सच बात है कि यही एक उद्देश्य नहीं होता है, ये तो है और ये होना ही चाहिए, प्राइम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि आपकी नीड एक अच्छी जॉब स्टेबिलिटी है, आप अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो नहीं जानते हैं वो सीखना चाहते हैं, जो जानते हैं उनको सबको बांटना चाहते हैं। साथ में ये पेशेंट की सेवा तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको कोलैबोरेट करना चाहिए। केवल ओवर एंथुजियाज्म में यही बोलना कि सर मेरा एम्बिशन था, मैं यही करना चाहता हूँ, तो वो पूरी तरह से सही नहीं है। वो सामने वालों को भी पता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए थ्योरेटिकल चीजें अलग हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। इसको आप अदरवाइज ना लें क्योंकि ये जरूरी है, बट उसके साथ साथ कई चीजें भी जरूरी हैं। जैसे आप टीचर की बात कर लीजिए, टीचर का काम होता है ज्ञान बांटना, तो क्या केवल टीचर ज्ञान ही बांटते रह सकता है? उसको खाने के लिए, फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो रिवेन्यू चाहिए ना, वो चीजें भी इनमें इंक्लूड हो सकती हैं। सो बी प्रैक्टिकल व्हाइल एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ और ड्यूटीज। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि क्यों रिक्वायर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट की जॉब, क्यों आपके लिए जरूरी है, क्या वो जगह आपके घर के पास में है, क्या आप उससे संभल करते हैं, क्या आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, व्हाटएवर रीजन जो आपका हो वहां पे एक्सप्लेन करिए। आगे रह सकता है कि आपकी जो फार्मासिस्ट की ड्यूटीज है वो क्या हो सकती है। सबसे मेन क्वेश्चन में से एक है कि अगर, देखिए अभी ये क्वेश्चन है कि अगर वाले चल रहे हैं कि अगर आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं, अगर आपको इंटरव्यू में रख लिया जाता है तो आपकी क्या ड्यूटीज हो सकती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है, तो फिर उसको रखने का क्या मतलब है। ड्यूटीज मतलब होता है वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिनको आपको निभानी पड़ेंगी या आपको करना चाहिए, जो कि आपके एक स्पेसिफिकली प्रोटोकॉल में शामिल है जब आपने ये कोर्स को किया होगा। सो बहुत सारे काम है, उनमें से आपको मेन काम को समझाना है, क्योंकि पूरी लिस्ट बनाने के लिए समय आपके पास नहीं है, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना आपके लिए जरूरी नहीं है, जो कि उस रिस्पेक्ट से जुड़े हुई है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। लाइक पेशेंट काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ड्रग डिस्पेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ड्रग इंटरेक्शन को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज कंडीशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें देखना ज्यादा जरूरी है कि किसी पेशेंट को किसी कारण से कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है या हो सकता है क्या, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना, रिपोर्ट करना, ये आपकी मेन इंपॉर्टेंस ड्यूटीज में से हैं जिनको आपको हाईलाइट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं डिजीज के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पूरा का पूरा हिस्ट्री मेरे साथ हुआ था जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ था अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे वो डिजीज रिलेटेड थे। अब ये डिजीज रिलेटेड के कई अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं, कुछ तो बहुत कॉमन होते हैं, कुछ डिजीज स्पेसिफिक होते हैं जिनके बारे में आगे मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा हाईलाइट अभी दे देता हूं। जैसे अगर आपने किसी हॉस्पिटल पे गए हुए हो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब के लिए, और वो जो हॉस्पिटल है वो स्पेसिफिकली टीबी को कंट्रोल करने के ऊपर काम कर रहा है, एड्स को कंट्रोल करने के ऊपर काम कर रहा है, या फिर अभी के पेंडेमिक सिचुएशन में देख लें कोविड-19 के ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रहा है, या फिर आपके गांव में फैलने वाले फाइलेरिया के ऊपर काम कर रहा है, कोई भी ऐसी डिजीज की स्पेसिफिकली के ऊपर काम कर रहा होगा, तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं। मैं टीबी वार्ड में गया था जहां पे मैगजीन काम कर रहे थे, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर ही पूछ रहे थे कि इसके कॉजिंग एजेंट क्या है, किसके द्वारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये कॉज होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, क्योंकि मेन सिम्टम तो आपको जानना जरूरी ही है। ओवरऑल सिम्टम जो कि कॉमन हो सकते हैं दूसरे के साथ, वो इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सबसे अलग करता हो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए। जो टेस्ट है वो क्या टेस्ट है, मॉन्टेक्स टेस्ट क्या होता है, प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट क्या, पीपीटी टेस्ट क्या होता है, ये सब चीजें जो उनसे जुड़े हुए हैं उनसे पूछते हैं। ड्रग कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, रिफाम्पिसिन किसको नहीं देना है, जैसी लेडीज जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डिपेंड कर रही हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे, उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, क्या उनको हम दे सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो रिलेवेंट हो। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मलेरिया का कॉजिंग एजेंट क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया क्या है, एड्स के क्या सिम्टम हो सकते हैं, कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस का क्या टाइप है, उसका जीनोम क्या है, जीनोमिक सीक्वेंस क्या है, आरएनए टाइप का है, डीएनए टाइप का है क्या, कैसे आपके पेंडेमिक सिचुएशन को स्प्रेड होने में आप रोक सकते हो, व्हाट आर द बेसिक कॉजेस फॉर द स्प्रेडेबिलिटी, मास स्प्रेडेबिलिटी क्या है, ये आउटबर्स्ट का क्या कारण है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको मैं हिंट कर रहा हूं, ऐसे चीजों के बारे में विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुछ पैरामीटर जैसे कॉज क्या क्या है, उसके मेन हाईलाइट, डिजीज तो आप देख लीजिएगा, मेन कॉज क्या क्या है, उनके बेसिक सिम्टम क्या है। बेसिक सिम्टम मतलब जो कॉमन हो सकते हैं, और उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, जैसे अगर आप
किसी ऐसे बीमारी के बारे में आपसे पूछूं कि बताइए ये कौन सी बीमारी, मैं आपको सिम्टम दे रहा हूं, बुखार आना, भूख ना लगना, वोमिटिंग हो सकना, वीकनेस लगना, ये 4 सिम्टम मैंने आपको रैंडमली बताया। क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि कौन सी बीमारी के सिम्टम है? आपके पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप मलेरिया बोल सकते हो, आप डेंगू बोल सकते हो, आप टाइफाइड बोल सकते हो, वायरल फीवर बोल सकते हैं, लेकिन ये बोल सकते हैं, है ये कंफर्म कोई नहीं बोल सकता। लेकिन मैं आपसे एक स्पेसिफिक सिम्टम एक्सप्लेन कर दूं कि आंखों का कलर पीला होगा, यूरिन पीला जाएगा, स्किन आपको पीला दिखाई देने लगेगा, तो नो डाउट आप बाकी सिम्टम को स्किप कर दोगे, आंख बंद करके बोलेंगे इट इज अ सिम्टम ऑफ जॉइंटिस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। तो वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आपको हर एक स्पेसिफिक डिजीज के जानने होंगे। इसके साथ साथ क्या है आपका, वो भी आपको डिस्कस कर दूं कि स्पेसिफिक पैरामीटर क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है। लैब वैल्यू तो बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। अगर आप हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं, विच इज एग्जांपल ऑफ बेसिक डिसऑर्डर, तो हाइपरटेंशन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 120/80 में 120 क्या है, 80 क्या है, सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, फैक्टर क्या है, एटियोलॉजी क्या है, पेशेंट की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। डायबिटीज तो बहुत कॉमन है, डायबिटीज क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, फास्टिंग में कितना होना चाहिए, आफ्टर फूड कितना होना चाहिए, इंसुलिन के टाइप कितने हैं, इंसुलिन को कैसे देते हैं, किस रूट से देते हैं, ये एक मेन फ्रेमवर्क बना लीजिए। ये क्वेश्चन आपके फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये अगर आप मानेंगे तो आपका जरूर बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ये जो क्वेश्चंस मैंने निकाल के लाए हैं वो मेरे खुद से, जो मुझे खुद पूछे गए थे वो, और मेरे जो कलीग्स हैं जिन्होंने फार्मासिस्ट की इंटरव्यू दी थी, अभी वो फार्मासिस्ट हैं, उनसे भी मैंने ये चीज पूछा हुआ है ताकि आपके काम आ सके। सो 10 लोगों से कलेक्ट करके एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि 10 में से कम एक बच्चा तो यूजफुल उसको यूज कर सके। आगे बात करते हैं तो जो कौन कौन से ड्रग यूज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मासिस्ट की जॉब के लिए क्लासिफिकेशन तो मस्ट है, क्योंकि डील तो आपको उसी को करना है। यहाँ पे एक दिक्कत मैं आपको जरूर जोड़ देता हूँ। देखिए क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम क्या करते हैं, फार्मासिस्ट चाहे आप डिप्लोमा फार्मासिस्ट करे हो, चाहे बी फार्मा करे हो, चाहे फ्यूचर में आप एम फार्मा कर भी चुके हो, तो हम जब पढ़ते हैं किसी भी ड्रग के क्लासिफिकेशन तो हम उसके मेन नाम, उनके जो जेनरिक नेम होते हैं, केमिकल नेम होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे एटेनॉल, मेटानॉल, सॉल्ब्यूटामॉल, प्रोपेनॉल, अल्बेंडाजोल, बेबेंडाजोल, इस तरह के जो भी कोई भी क्लास के एग्जांपल ले लें, हम उसके ड्रग के बारे में बात करते हैं। तो आपको हर एक कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज याद करना पड़ेगा, साथ में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको ब्रांड नेम में। हमको जो फार्मासिस्ट होते हैं मैक्सिमम ब्रांड नेम के बारे में जानते नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, मैं कभी पढ़ा भी नहीं चीज़ों को। लेकिन जब आप फार्मासिस्ट बनते हैं, चाहे आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो, चाहे आप रेलवे फार्मासिस्ट हो, चाहे आप जेल फार्मासिस्ट हो, या मेडिकल स्टोर में बैठने वाले फार्मासिस्ट क्यों हो, अब आपको ब्रांड नेम भी क्रिएट करके जानना पड़ेगा। दैट इज वेरी यूजफुल, क्योंकि डिस्पेंसिंग करने में आपको मदद मिलेगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो ड्रग कैसे काम करता है। हालांकि आपको ये पता हो तो आपकी बहुत मदद करेगा, बट आपके इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जानने के लिए पूछते हैं कि एक्चुअली आप ब्रीफ में आप समझ सकते हो कि नहीं और समझा सकते हो कि नहीं। इसके लिए तो जरूरी है कि आप हर एक ड्रग का मैकेनिज्म ऑप्शन याद करें। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का बेसिक मैकेनिज्म क्या हो सकता है, तो उसके तो कई क्लासिफिकेशन है। उसमें से पूछा जाएगा बीटा ब्लॉकर का क्या मैकेनिज्म ऑप्शन है, अल्फा ब्लॉकर का क्या मैकेनिज्म है, डायलिटिक का क्या मैकेनिज्म है, वैसोडाइलेटर का क्या मैकेनिज्म है। वैसे ही आप इंसुलिन के बारे में पूछे तो इंसुलिन का बेसिक फंक्शन क्या है। अगर आप बात करते हो आपके ये डोमपेरिडोन के, तो उसके क्या मैकेनिज्म एक्शन है। हर एक ड्रग का स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता हो, ये तो कंपलसरी है, लेकिन उतना इजी नहीं जितना हम समझ सकते हैं। सो क्या करना चाहिए आपको, मेन जो क्लासेस है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंजाइना, अस्थमा, कोविड, एंटीवायरल ड्रग, जो हाल ही में जो ज़्यादा फेमस हुए हों, ज़्यादा चले हुए हों, उनका तो आप कर ही लीजिए। सबका कर लें तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद इसके साइड इफेक्ट अंदर बहुत चीज़ें आ जाती हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक वर्ड में अनवांटेड इफेक्ट बोल दीजिए। तो सारे पैरामीटर इसमें कंक्लूड हो जाएंगे कि क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी को आपने सिट्रीजिन दिया हुआ है, या आप टाइप 1 या फिर फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दिया हुआ है, तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपको पक्का पता होना चाहिए कि वो स्लीपीनेस कॉज कर सकता है, ड्राउसीनेस कॉज कर सकता है। तो फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन साथ में निकल करके आ जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को नहीं देना है जो ऑलरेडी कंजप्शन कर रहा हो कुछ नार्कोटिक सब्सटेंस को, उनको तो किसी हाथ में नहीं देनी चाहिए। या कोई ऐसे व्यक्ति, सावधानी की बात करें, जो हैवी मोटर व्हीकल ड्राइव कर रहा होगा, उसको ही आपको नहीं देना है, क्योंकि झपकी लग सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो जैसा मैंने कहा कि रिफॉर्मेशन इज कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू दोज वुमन हु इज हैविंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो उसके साथ ये आप देंगे तो कॉन्ट्रासेप्शन तो अचीव हो जाएगा, जिसको रोकने के लिए वो पिल्स ले रहे थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो भी आपको पता होना चाहिए कि इसको लेने से क्या हो सकता है। जैसे थैलिडोमाइड का डिजास्टर आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें प्रॉब्लम हो गई है। दूसरा, कोई एंजाइम इंड्यूसर है, फेनिटोइन, ये आपकी कई सारे ड्रग्स को इंक्रीज कर देता है। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। कौन से ड्रग के प्रेजेंस में कौन सा ड्रग खराब हो जाता
सकता। आयरन का एब्जॉर्प्शन एंटासिड के साथ नहीं हो सकता। बाकी सारे जो एंटीबायोटिक हैं मैक्सिमम वो एंटासिड के साथ में काम नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? आयरन का एब्जॉर्प्शन किसके कारण से अफेक्ट होता है? एग का जो योग है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो ऐसी बेसिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको क्या एग्जाम्पल बताऊँ, ये तो क्लास में हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है हमारे मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी पे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे साइड है। उस चैनल पे आकर के सब डिटेल आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए डोजेस फॉर्म के बारे में। हाँ, एक चीज और छूटा था, इन्वेंट्री कंट्रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल सीधा सा ये है, हिसाब किताब, बही खाता, कितना आया, कितना गया, कितना बचा, इसका हिसाब रखना। इस इज कॉल्ड सिंपली, लेमैन की भाषा में, इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है। अगर हमारे घर में 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर के हिसाब से घर में आटा, दाल, चावल कुछ रखा हुआ है, तो आप अगली बार जब परचेस करने जाते हैं तो एडवांस में परचेस करते हैं कि अब कुछ दिनों में खत्म होने वाला है, 1 दिन में खत्म होने वाला है, 2 दिन में खत्म होने वाला है, तो आप उसकी पहले से परचेसिंग कर लेते हैं। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि खत्म हो गया भाई, खाना बनाना है, निकाला डब्बा, देखा कुछ नहीं बचा, जाओ लेके आओ। ऐसा बहुत कम जगह होता है, लेकिन होता तो है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मेडिसिन के साथ ऐसी प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी कि आपको पता हो कि इतने महीने का स्टॉक मेरे पास है, इतने दिन तक अगर डिस्पेंस करता रहूं तो इतने दिन बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन ना आए, क्योंकि आपका घर नहीं है कि वेट कर लेंगे कि पेशेंट आ गए हैं, दवाई नहीं है, अब ऑर्डर दो, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद ऑर्डर आएगा। ऐसा कभी होता नहीं है इस चीज में। तो आपको पहले से फोरकास्ट करना पड़ेगा कि अब इतनी बची है, इतना दिन चल सकता है, तो इससे पहले मैं ऑर्डर दे दूं ताकि खत्म होने से पहले ही आ जाए। दिस इज मेनली इन्वेंट्री कंट्रोल का प्रिंसिपल। उसके बाद उसके डोजेस फॉर्म के बारे में पूछते हैं कि कौन सा ड्रग है, उसके कौन कौन से डोजेस फॉर्म अवेलेबल है, क्योंकि पेशेंट तो अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक छोटे बच्चा भी हो सकता है जिसको टैबलेट नहीं दिया जा सकता, जिसको कैप्सूल नहीं दिया जा सकता, इंजेक्शन देना उतना कन्वीनियंट होता नहीं है, तो उसको ओरल ड्रॉप में दे सकते हैं क्या, ओरल सिरप के रूप में दे सकते हैं क्या। सो क्या ये दवाई अवेलेबल है, और क्या अगर ये दवाई अवेलेबल है तो उसका कौन कौन सा कॉस्ट हो सकता है, कौन कौन से ब्रांड है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही अलग अलग डोजेस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उसको अप्लाई करने वाले हैं, क्या उसको सबलिंगुअल देना है, क्या उसको बकल देना है, क्या उसको नेजल देना है, या फिर किसी अदर रूट से देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंगली रूट ऑफ ड्रग एडमिशन भी डिसाइड होता है, तो दोनों को एक साथ में जोड़ सकते हैं। अगला है आपका एडवांटेज ऑफ ड्रग एज पर द मेनी क्राइटेरिया। जो आपका स्पेसिफिक ड्रग है उसका क्या एडवांटेज हो सकता है और कौन कौन से पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट वाले से, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद देखिए हॉस्पिटल स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसा मैंने अपने साथ हुआ था उस चीज़ को बताया कि हॉस्पिटल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप जिस हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने गए हैं, अगर आप हॉस्पिटल में गए हैं तो अदरवाइज वो तो कॉमन है, जेल में गए होंगे तो भी कॉमन होगा, अगर आप किसी और जगह SCCL वगैरह में गए होंगे, रेलवे में गए होंगे तो थोड़ा सा अलग हो सकता है। बट स्पेसिफिकली हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, कुछ रिसर्च सेंटर होते हैं जो कैंसर रिसर्च सेंटर या हॉस्पिटल लिखा होता है, तो वहाँ पे आपको कैंसर से सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो दिन भर उसी से काम कर रहे होते हैं। अगर वो टीबी का रिसर्च सेंटर है तो टीबी से जुड़ी हुई कई सारे सवालें पूछे जाएंगे। एड्स कंट्रोल यूनिट है तो एड्स के बारे में पूछा जाएगा, मलेरिया, डेंगू, जो कुछ भी प्रॉब्लम वाला है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है पेशेंट काउंसलिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ मुझसे करवाई गई थी और ये मैंने किया भी था। पेशेंट काउंसलिंग मतलब होता है कि जब कोई सामने पेशेंट आपके बैठा हुआ हो तो आप उससे कैसे बात करोगे, कैसे डील करोगे। देखिए हमारा काम इतना नहीं है फार्मासिस्ट का कि मेडिकल स्टोर में पर्ची आई, ये वही दवाई दे दो, दे दिया, चुपचाप जाने दे दिया, ये नहीं है। हमारा काम ये होता है कि उसको समझाना कि ये दवाई क्या है, किस लिए लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, किसके साथ तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, कब कब लेनी चाहिए। हर एक इन्फॉर्मेशन जो कि पेशेंट को जानना चाहिए वो आपको उससे बिना पूछे आपको बताना चाहिए। ये आपका काम है, वो पूछे ना पूछे वो उसकी प्रॉब्लम बताना आपका काम है। तो ये चीज़ें पेशेंट काउंसलिंग के अंदर इंक्लूड की जा सकती हैं कि उनको आप कैसे बताओ। सामने वाला परेशान है अपनी बीमारी से और आप ये बोल दो कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, वो बीमारी खतरनाक है, तो भैया प्लेसिबो और नोसिबो सुना है कि आपने, ये भी इसी चैनल में अवेलेबल है। प्लेसिबो मतलब पॉजिटिव इफेक्ट और नोसिबो मतलब नेगेटिव इफेक्ट। उसे डराना नहीं है भैया, ये नोसिबो इफेक्ट पड़ रहा है, वो ड्रग काम भी कर रहा होता ना अगर, तो वो काम आप करेगा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट। हमको क्या करना है, प्लेसिबो इफेक्ट कॉज करना है, जिसमें आप उसको बताओ कि ये ड्रग बहुत पॉजिटिव इफेक्ट शो कर सकता है, डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आराम से ठीक हो जाएगा, बस बिलीव रखो। ऐसे चीजें डिस्कस करनी है, उनको कंसल्ट करनी है, आपको उनके रेस्पेक्ट में काउंसिल करनी है, तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। वो करके दिखाना पड़ता है उनके साथ अगर वो पूछे तो। इसके बाद आपका है डिस्पेंसिंग कैसे करेंगे। अगर आपको कोई पर्ची दे दिया कि ये भैया दवाई है इसको डिस्पेंस करिए, तो उसको डिस्पेंस कैसे करेंगे, खोजेंगे यहाँ वहाँ, ऐसे ताकते रहेंगे कहाँ रखा मैंने ड्रग, ये करते रहेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो आपको इमीडिएटली ड्रग का नाम देखा पता होना चाहिए कि ये इस शेल्फ इस रैक इस नंबर पे रखा हुआ है, इमीडिएटली लेके आइए। कैसे डिस्पेंस करेंगे उसको, क्या काट के देंगे, स्ट्रिप कटिंग इज नॉट गुड, आपको करना भी नहीं है। वो सब चीज़ें कैसे कैसे करना है आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद है डाटा रिकॉर्ड, कौन सा पेशेंट कब आया, उसकी हिस्ट्री क्या थी। आजकल तो सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, सेंट्रलाइज हो गया है, तो उसमें क्या होता है डाटा को एंट्री करते रहेंगे। तो आज अगर आपने किसी नाम से स्पेसिफिक डाटा अपलोड किया हुआ है, आधार कार्ड तो बहुत ईजी हो गया है। सो क्या होता है जैसे मोबाइल नंबर थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, मोस्टली नहीं होते बट होते रहते हैं। तो आपने पेशेंट का नाम, फादर नेम, डिटेल, आधार नंबर सब कुछ एंटर किया हुआ, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अपलोड करी हुई है। फ्यूचर में जब कभी भी वो बार बार विजिट करेंगे या जब भी उनको आना होगा तो आपको उनके रेफरेंस नंबर, उनके मोबाइल नंबर या उनका आधार नंबर जैसे ही एंटर करेंगे उनकी पुरानी हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी। सो इससे आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअलिस्ट बोलना चाहिए, इंडिविजुअल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लेमैन की लैंग्वेज में कैसे हैंडलिंग करेंगे। जो गांव का व्यक्ति है, जो अच्छे से जानता नहीं है, दवाइयों का नाम नहीं पढ़ सकते, उनको कैसे हैंडल करेंगे, दवाइयों के बारे में कैसे बताएंगे। भैया अल्बेंडाजोल 2 टाइम बिड, ये चीज टीआईडी बीआईडी हमारी लैंग्वेज की बात है, उनकी भाषा से समझ में तो आएगी नहीं। एल्बेंडाजोल देख के भी समझ में नहीं आएंगे, ड्रग में प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है तो मैं भी नहीं पढ़ सकता डॉक्टर का, तो फिर वो कैसे समझ पाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, मार्कर से पीछे हाईलाइट करना चाहिए, ये करना है, ये नहीं करना, कागज पर लिख के देना, या जो भी इस पर कंफर्टेबल या अवेलेबिलिटी हो उसको वैसा आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का नॉलेज। दिस इज आज के डेट में दिस इज रामबाण, मतलब आपको अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो एक कदम पीछे बढ़ जाएंगे। क्योंकि कॉम्पिटिशन का जमाना है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, वहाँ पे मैनुअली बहुत कम होती है। आपने आजकल न्यूज़ में भी देखा हुआ है कि जो ओपीडी स्लिप थी वो भी कंप्यूटराइज होने लगी है, सेंट्रलाइज्ड होने लग गई है, ताकि सब जगह का इन्फॉर्मेशन एक साथ कलेक्ट किया जा सके। सो यू नीड टॉट टू बी अ गुड हैंडलिंग इन कंप्यूटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें सब कुछ आ जाएगा। कम से कम MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये डाटा शीट, इनके बारे में तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है मेजर ड्रग इंटरेक्शन या कॉन्ट्राइंडिकेशन। जो मेजर है, इंडिविजुअल तो मैंने आपको शुरू में बताया, जो मेजर है, जैसे आपसे पूछ दिया कि ये ड्रग किस में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते आना चाहिए। सो फ्रेंड, ये थे कुछ बेसिक सजेशन। देखिए मैंने कहा कि इंटरव्यूअर के मन में क्या सवाल आएंगे वो वही जानता है, लेकिन जो सवाल के पैटर्न है, फ्रेमवर्क है, वो इन्हीं के आसपास घूमेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो सीरीज़ है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर हाँ तो अपने फ्रेंड्स तक पहुँचा दें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो काम ही करते हैं आपकी सेवा के लिए, हमारा कभी मोटिव ये नहीं रहा कि आपसे ये बोलें कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वो आपकी इच्छा, करना करिए, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं। सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है, दैट इज माई सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।